बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ान गुजर और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के एक उबलते हुए सितारे हैं। जी नाज़रीन, मेरी मुराद आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर मोहतरम जनाब इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम सलाम फैज़ान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, कीमती लम्हात हमारे सुपुर्द किए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे आप सियासत में आए, पीएसएफ से आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया, फिर पीवाईओ में रहे, फिर पीपल्स पार्टी के माशाल्लाह से आज डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी जदोजहद करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैं समझता हूँ फैज़ान, देखें, किसी पॉलिटिकल वर्कर को ये बताने के लिए कि कराची जैसे शहर में जहाँ जितनी मुश्किलात हों सियासी वर्कर के लिए, वहाँ पे मैं आपको क्या जायज़ा खींच के बताऊँ कि मुझे कितनी मुश्किलात हुई और किन किन तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। बड़ी तवील गुफ्तगू है, पता नहीं आपके पास इतना टाइम है नहीं है। देखिए, मैं बेसिकली कराची का एक इलाका है कुरंगी, वहाँ पैदा हुआ और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने सवाल किया कब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाई फैमिली हूँ मैं। मेरे वालिद भी वहाँ पे एक लोकल तंजीम के, हमारी जो पार्टी की तंजीम थी वहाँ लोकली, उसके एक ज़िम्मेदार थे। तो उनके साथ मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होता गया। मैं उनके साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आना जाना शुरू किया मैंने। बस इस तरह मैं स्टूडेंट लाइफ में जब डिग्री कॉलेज लांडी में जब मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद वहाँ पीएसएफ की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लांडी कुरंगी के जैसे एरियाज़ में वजूद तो था, बट ख़तरात इतने ज़्यादा थे कि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ ना कर सके स्टूडेंट विंग के दरमियान। तो खामोशी से पीएसएफ का काम करते रहे। 99 तक कुरंगी में रहे। फिर एक वाक़या हुआ घर में डकैती क्या थी, उसमें एक डाकू को मैंने पकड़ा जिसका ताल्लुक भी एमक्यूएम से था, वो यूनिट इंचार्ज था वहाँ का, और उसके बाद हमें वहाँ से घर छोड़ना पड़ गया। तो सबसे पहली मुश्किलात तो वालिद साहब ने बहुत सारी देखी मुख्तलिफ अदवार में। उनको जो एक लसानी तंजीम जो कराची की बड़ी नामवर लसानी तंजीम थी, वो उठा के अक्सर ले जाती थी, थोड़ा बहुत तशद्दुद करके छोड़ दिया करते थे। किसी तरह वो चाहते थे कि ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक पॉलिटिकल घराना है, यहाँ से कहीं चला जाए। इन द एंड 99 में जब वो वाक़या डकैती का जो मैं आपसे बता रहा हूँ, उसके बाद 2000 में हमने अपना घर छोड़ के शिफ्ट हो गए। ये मुश्किलात इस तरह की हमने देखी हैं बहुत सारी। तो सर, आपने सिंध गवर्नमेंट, मतलब कि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। गुज़िश्ता रोज़ ईद के दौरान कराची में बड़ी बारिशें हुई, जिसकी वजह से रोडों के ऊपर पानी जमा हो गया, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर, इस शहर के अंदर पानी नहीं बल्कि बिजली का भी बहुत बड़ा इशू है, तो सिंध गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारे इस के लिए क्या वर्किंग कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ। सियासी जो अगर आप इजाज़त दें, जो आपने मुझे कहा कि मैं यहाँ तक मैंने आपको ड्रॉप किया कि जी हम शिफ्ट हो गए डकैती के बाद, उस वारदात के बाद। उसके बाद हमारे यूथ विंग कराची के सदर थे सरदार खान, वो उस दौरान में यूथ विंग में काम करता रहा ग्रास रूट पर, सिटी एरिया लेवल पर। फिर सरदार खान के बाद हमारे शहीद आमिर शाह जो पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए के भी सदर हैं और मेरे उस्तादों में से हैं, उनके साथ मेरी पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती गई, कुर्बत भी हो गई उनके साथ, सीखने को भी बहुत मिला। और फिर आमिर भाई के ज़माने में यूथ विंग ज़िले में मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहा, करते कराते यूथ विंग कराची का सदर बना। यूथ विंग कराची की सदर के बाद ज़िले सदर अभी आपके सामने मौजूद हूँ। 2 सूबाई और कौमी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, यूसी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। एक पॉलिटिकल, एक तवील, इस उम्र में भी तवील 18-20 साल की पॉलिटिकल जो ना हिस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शहर में मुश्किलात तो रही। शहर में देखें, किसी भी सियासी जमात के वर्कर का काम करना मौत से कम नहीं हुआ करता था। अभी हम 3-4 साल से शहर में सियासी तौर पर अमन और सुकून देखते हैं, लेकिन जो वाक़यात हमारे साथ हुए, मतलब एक लम्हा ऐसा होता था कि हम घर से निकलते थे, गाड़ी बराबर में कोई बाइक अगर डबल सवारी पर आके खड़ी हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि बस आज काम हो गया। तो इस तरह के लम्हात हमने गुजारे हैं। मुख्तलिफ जो है तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है, सियासी कैदोबंद भी बर्दाश्त की है, सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। बस चल रहा है पार्टी का काम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का काफ़िला है, तो इसमें ये बातें बहुत छोटी छोटी और माइनर बातें हैं कि जी हमने क्या तकलीफ़ें उठाई। तकलीफ़ें हमारी क़यादत ने उठाई, तकलीफ़ें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उठाई, फांसी तक चढ़ गए लेकिन वो तकलीफ़ों से ना घबराए। तकलीफ़ें मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उठाई।
अगर उनकी जब से उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने बाबा को जेल में देखा, फिर उसके बाद उनका अदालती कत्ल देखा। और अगर बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल लाइफ में अगर आप ये देखें कि सुकून कितना था, तो मैं समझता हूँ कि वो एक 18 महीने उन्होंने एक इक़्तिदार देखा, 24 महीने का उन्होंने एक इक़्तिदार देखा। उसके अलावा उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल और तकलीफ़ों से भरी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो उनकी तकलीफ़ों के मुकाबले में कोई बात ही नहीं है। और फिर आज आसिफ अली जरदारी के ऊपर लोग इतनी तनकीद करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पहले आसिफ अली जरदारी साहब को सरदार आसिफ अली जरदारी लिखा जाता था, और उनके वालिद जो थे सरदार हकीम अली जरदारी साहब, उनको भी सरदार लिखा जाता था। जो आज इतनी बड़ी बड़ी सियासत की बिंगे मारते हैं, उन बेवकूफ़ों से पूछो कि जो आसिफ अली जरदारी पे लानतान करते हैं, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, जब उस वक्त उनके वालिद पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर थे। तो एक ऐसे सियासी घराने के ऊपर, अच्छा कसूर आसिफ जरदारी का क्या था? कसूर आसिफ जरदारी का ये था कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान के साथ जुड़े और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी की। सिर्फ उनका यही कसूर था, इसीलिए उनको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजा गया। कभी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, कभी 10% कहा गया, कभी कुछ कहा गया। उन्होंने अपनी आसिफ अली जरदारी साहब की ज़िंदगी भी देखी, बीबी की शहादत के बाद क्या है सिवाय जद्दोजहद और स्ट्रगल के, है क्या? एक 5 साल दौर के अदवार को निकालें, उसके अलावा क्या रह गया बाकी उनके पास? कुछ भी नहीं है जद्दोजहद के अलावा। चलिए सिंध गवर्नमेंट के हवाले से थोड़ा मुख्तसर जी कि क्या वर्किंग कर रही है, देखिए बलदियाती इदारे। देखिए मैं आपको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट जो है बहुत आसानी से हम देखते हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को, जो नेशनल हमारे चैनल्स हैं, हम जब रिमोट हाथ में उठाएं और खोलें तो 2-3 चैनल्स तो ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि उनके पास कोई और काम ही नहीं है। खुल के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगता है उनको फीस इस बात की दी जाती है। दीगर चैनल हैं कुछ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने सिंध हुकूमत की बात की, देखें कराची शहर बिला शरीक जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास 35-40 साल तक इस शहर के पे वो काबिज़ रहे। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदवार हो, चाहे मियाँ साहब का अदवार हो, चाहे जनरल मुशर्रफ हो, जनरल ज़िया से लेकर आज तक उन्होंने जो कराची का हाल उन्होंने किया है, उसकी ज़िम्मेदारी वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अक्सर और बेशर हम जिक्र करते हैं जी कराची में बड़ी इंक्रोचमेंट है जी, ठेले लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं, लेकिन आम तौर पर आज आपके तवज्जुह से मैं लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टडी भी किया करें। जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो इंक्रोचमेंट होती है, ये केएमसी और डीएमसी के मातहत होती हैं। इसके जो चालान होते हैं, जो साइन बोर्ड के एडवर्टाइजमेंट के चालान लिए जाते हैं, वो भी डीएमसी लेता है। अभी पिछले दिनों एक साइन बोर्ड गिरा हुकूमत सिंध के ऊपर, लेकिन अब ये पूछा जाए कि शहर कराची के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट के डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, तो वो केएमसी के पास है। उसकी इजाज़त कौन देता है, तो केएमसी और डीएमसी देती है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डीएमसी देती है, केएमसी के पास ये डिपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा अगर लानतान कर रहे हो तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को आगे ले आते हैं। रही बारिशों की बात, देखें इस वक्त कराची में 3 स्पेल बारिश के हो चुके हैं। पहला स्पेल हुआ, उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक वाज़ेह ज़िला है जिसके अंदर थोड़ी तकलीफ़ हमें देखने को मिली, जो कि माजी में नहीं देखने को मिलती थी। 5 ज़िले बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, यहाँ पर इतनी कोई मुश्किलात कहीं पर भी नज़र नहीं आई। एक ज़िला था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहाँ पे ग्रीन लाइन मनसूबे की जो हिकमत अमली थी उसमें कुछ फॉल्ट थे, जिसकी वजह से वो नाले जो है वो चौक हुए, कुछ नाले बंद हुए, सीवरेज के निज़ाम में रुकावटें आई। तो फर्स्ट स्पेल के बाद उसको पिन पॉइंट कर लिया गया और उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन जो तीसरा स्पेल बारिश का हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत 3 दिन तक मुसलसल बारिश हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई भी इलाका पानी, देखें बारिशें जब होती हैं तो कुछ अरसे के लिए, कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए पानी खड़ा रहता है, और फिर वो नक्काशी जब हम सुबह उठते हैं तो सड़कें साफ़ होती हैं। तो रात भर जो है हुकूमत सिंध के नुमाइंदे या डीएमसी के नुमाइंदे काम कर रहे होते हैं, हम खुद सड़कों पर थे, हमारे वज़रा सड़कों पे थे, और पूरी रात बारिश की नक्काशी के जो पानी था उसके लिए काम करते रहे, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। और मैं ये कहूँ कि जी हम 100% बिल्कुल कामयाब हुए तो ये भी गलत होगा। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और बेहतरी होनी भी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध इसकी कोशिशें करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है फैज़ान, यहाँ पर देखना ये है कि कराची शहर एक वाहिद शहर है जिसको पता नहीं किस बिना पर जो ना इस तरह तकसीम किया गया है। देखिए पंजाब में हुकूमत इस वक्त मौजूदा हुकूमत पीटीआई की है, तो यकीनी तौर पर लाहौर भी उनके कंट्रोल में। इसी तरह केपी में अगर दूसरा बड़ा सूबा, तीसरा बड़ा सूबा केपी है, उसमें बड़ा शहर पेशावर है, तो सूबाई हुकूमत पीटीआई की है तो पेशावर पे कंट्रोल भी उनका ही है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कराची के साथ
कि कराची के अंदर आप देखें, अगर सिंध की सूबाई हुकूमत किसी के पास है तो वो पीपल्स पार्टी के पास है, कराची की लोकल पार्टी की नुमाइंदगी किसी के पास है तो वो एमकेएम के पास है, और कराची के अंदर कौमी असम्बली की नुमाइंदगी और सूबाई असम्बली की नुमाइंदगी अगर मेजॉरिटी में किसी के पास है तो वो पीटीआई के पास है। अच्छा, फिर हम नारा, जो हमारी तब्दीली सरकार है उन्होंने नारा लगाया जी, हम कराची, कल एक टीवी शो में बैठा था पीटीआई के एक नुमाइंदा, मैंने कहा हमारा क्या जाए जी कराची से। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया, मेरे भाई वज़ीर आज़म कराची से जो आप नारा लगाते थे, सदर पाकिस्तान कराची से, गवर्नर सिंध कराची से, वज़रा कराची से, एमपीए एमएनएस कराची से, और 2 सालों में आपने 30 करोड़ रुपए का फ़ंड हर एमएनएस को दिया है। अगर वो भी आप वफाक जो है वो लगाता, और फिर वो लगाता तो कराची सुधर जाता। और फिर वो क्या करते हैं जनाब, हमने जी एनडीएमए को भेजा, तो भाई एनडीएमए को इंडिया का इदारा तो नहीं है, वो डिज़ास्टर का इदारा है। वो पाकिस्तान में जहाँ भी डिज़ास्टर जैसी सूरत हाल बनती है या आपको ऐसे खदशात होते हैं तो आप उस इदारे की मदद लेते हैं, तो इसका एहसान क्यों जताते हैं कराची के शहरियों के ऊपर? ये सर ये बताएं, इस शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक का भी बहुत बड़ा इशू है, बिजली का भी बहुत बड़ा इशू है, तो ये के इलेक्ट्रिक सिंध के अंदर है, सिंध गवर्नमेंट के पास है या वफाक के पास है? देखिए, मैं आपको बताऊं, के इलेक्ट्रिक जो है फिर एक बार जो है कराची के उन नाम नहाद नुमाइंदों ने जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर इसको जो है प्राइवेटाइज़ किया, इसको बेचा, और उसके बाद आज वो नाम नहाद नुमाइंदे अपनी मुश्तरका कोalition गवर्नमेंट से पीटीआई के साथ मिलकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर कैंप लगाकर एहतजाजी मुजाहरा करने का ड्रामा करते हैं। यानी कि इट मीन से वो कराची के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन कराची के लोग सियासी शऊर रखते हैं। पीटीआई की सबसे बड़ी मशीन थी आरिफ नकवी साहब के इलेक्ट्रिक के, जो अबराज ग्रुप के करता धरता थे, और वो जब बैरून मुल्क गिरफ़्तार होते हैं और उनकी गिरफ़्तारी पर उनका रेफरेंस, उनको एक परफॉर्मा दिया जाता है और उनका रेफरेंस उनसे पूछा जाता है, तो वो रेफरेंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम लिखते हैं और उनका टेलीफोन नंबर लिखते हैं कि जनाब ये मेरा रेफरेंस है। पीटीआई की सबसे बड़ी एटीएम मशीन के इलेक्ट्रिक थी और आज तक है। और के इलेक्ट्रिक को हमारी जो कुछ एमएनएस एमपीए जैसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं पीटीआई के जो हमारे एमएन एमपीए से रब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड एक गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगा, वो जिस तरह काम करते हैं उन्हें करने दें। और वो उन एमएनएस ने हमारे पार्टी के कुछ एमएनएस से डिस्कशंस की। तो मकसद कहने का ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है, बिजली के तकसीमकार इदारे जो हैं वो वफाक के पास है। के इलेक्ट्रिक को अगर गैस और डीज़ल पेट्रोल जो ईंधन प्रोवाइड करना है वो वफाक ने करना है, इससे सूबे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो रवैया है वो अगर दुरुस्त नहीं करें तो यकीनी तौर पर सूबाई हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो लोग जो नाम नहाद मुजाहरे और धरने और एहतजाज करें के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, वो इन सारी बातों के ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले एमक्यूएम, जनरल मुशर्रफ और आज पीटीआई, जो आज भी के इलेक्ट्रिक की अलाकार बनी हुई है। पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की तकसीमकार इदारे अगर सही तकसीम नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होता है, तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ क्यों नहीं होता? चूँकि ये सब इनका पार्ट एंड पार्सल है। सर, एक सिंध गवर्नमेंट की सिंध के अंदर काफ़ी पोजीशन है, काफ़ी अर्सा दराज से हुकूमत है। सिंध पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी पोजीशन कब बनाएगी? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तंजीमी एतबार से काफ़ी उसको मेहनत की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, इसके हम सरकमस्टांसेस को ढूंढना पड़ेगा हमें, आखिर क्या ऐसी वजह है। देखें, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल मासिस में रहता है। तो यकीनी तौर पर मैं अगर पंजाब में रहता होता और मैं मासिस में होता और मेरे बच्चों को मैं डिलीवर नहीं कर पाता कुछ भी, मेरे बच्चे इस काबिल होते कि जी जनाब उनको कोई नौकरी मिल जाती और मैं ना दे पाता एज ए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, और मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा वक्त जो है अपनी फैमिली का टाइम जो है अपनी सियासी तंजीम को दिया होता, पार्टी को दिया होता, और मैं फैमिली के लिए कुछ भी ना कर पाता, तो यकीनी तौर पर मेरा बच्चा भी इस बात पे सोचने पे हक बजानिब होगा कि मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी, फैमिली के लिए कुछ ना कर पाए। तो यकीनी तौर पर जो न्यू जनरेशन थी, जो पीपल्स पार्टी पिछले 35 सालों से जो पंजाब में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, तो उसका हमें बिल्कुल डैमेजेस उसको हमें पड़े हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम बात है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वो वाहिद सियासी जमात है जिसको 77 की दिहाई से आज तक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कब से? 70s की दिहाई से आज तक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो, मीर शाहनवाज भुट्टो को जहर देकर कत्ल कर दिया गया हो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया, एक तीर से दो शिकार किए।
एक बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा किया और एक भुट्टो का ख़ात्मा किया इस्टेब्लिशमेंट ने। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किया गया और फिर उसके बावजूद भी इस ख़तरनाक पॉलिटिक्स में भुट्टो ख़ानदान के भुट्टो के नवासियाँ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे इस मुल्क की सियासत में आवाम की खिदमत के लिए कूद पड़े हैं कि क्या ये सवाल नहीं बनता कि ये लंदन और बरतानिया में और अमेरिका में, दुबई में रह के अपनी ज़िंदगी जो ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन कराची की चूँकि भुट्टो ख़ानदान का ये वादा आवाम के साथ है, रहेंगे तो आवाम के साथ, जिएंगे तो आवाम के साथ, मरेंगे तो उस पर कारबंद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे भी। तो आपने जो सवाल किया ना पंजाब में क्यों कमज़ोर हो गई, देखें खुदा ना करे मेरे मुँह में खाक कि किसी सियासी जमात के लीडर का कत्ल कर दिया जाए, फिर मैं उनसे ये सवाल करूँगा कि जनाब आप ज़िंदा हैं या नहीं हैं। तो ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। मैं समझता हूँ ये आपकी पैदाइश से भी बहुत पहले की बात है। तो ये एक बड़ी तवील स्ट्रगल और जद्दोजहद और ये मुश्किलात का सामना, मैं समझता हूँ कि इतने सारी क़यादत की कुर्बानी के बाद अगर कोई सियासी पार्टी ज़िंदा है तो मैं समझता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो नज़रिया है जो ज़िंदा है, जिस पर हम नारा लगाते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। ठीक, तो सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में मुत्तहिद है? देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जो उफ़क़ है उस पर एक खूबसूरत नज़ीर है। नौजवान क़यादत है, पढ़े लिखे हैं, लेगेसी साथ है, माँ की, बाप की, नाना की, मामा की, और फिर सबसे बड़ी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाखों वो कारकुनान जो बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इज़हार करते हैं। कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बेहतरीन अंदाज में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ज़ोरदार अंदाज में कमबैक करेगी और आप देखेंगे कि इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा क़यादत करने वाला और बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा क़यादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुत्तफ़िक़ है, मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और इंशाअल्लाह ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है। पंजाब में आप देख रहे हैं बिलावल साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टाइम भी वहाँ देते हैं और बिल्कुल इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में शमूलियत हो रही है, मैं समझता हूँ कि इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाली नस्ल बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होगी। ठीक, तो सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहब के नज़रिए को लेकर आगे चल रही हैं क्या? देखें जब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने पार्टी की बागडोर संभाली तो बहुत सारे लोगों ने कहा जनाब ये तो भुट्टो साहब के लाइन से हट गए जनाब। अच्छा जी, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क़यादत संभाली तो यही लफ्ज़ जो है, और बहुत सारे अंकल्स भी बीबी को छोड़ के चले गए, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बड़ी तादाद थी उनकी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म ना कर सके। जब भी लोगों ने ये कहा कि जनाब ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं रही, ये तो हट गई डायरेक्शन से। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी यही अल्फाज जो है अपनाए गए कि जनाब ये तो अब आसिफ अली जरदारी की पार्टी है और ये बेनज़ीर भुट्टो की लाइन से हट गई है। तो ये तो सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जारी रहेगा। वो जो खुशफहमी में लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर मुत्तहिद है, हमें किसी को इसकी सफाई देने की ज़रूरत है नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायरेक्शन से हट गई या नहीं हट गई। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डायरेक्शन आज भी वही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन का दिफा करने के लिए आज भी उसी तरह खड़ी है और 18वीं तरमीम से आसिफ अली जरदारी ने साबित किया कि 73 के आइन को जो अपनी असल शक्ल में बहाल करने की जो कोशिश आसिफ अली जरदारी ने की, उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकार हैं। सर ठीक है, प्रोग्राम के एंड में अपने यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तान की यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि पाकिस्तान में सियासत के चेहरे को मसख़ किया गया है, मतलब सियासत के चेहरे को ख़राब किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी बनाया एक सियासतदान ने था, ये जहन में रखें। पाकिस्तान को जो 26 साल के बाद 1947 से 1973 के बाद अगर किसी ने आइन दिया तो वो भी सियासतदान था। पाकिस्तान को किसी ने एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी दी तो वो भी सियासतदान था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान को किसी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी तो वो भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सियासतदान थी। तो लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि सियासत खिदमत का नाम है, सियासत इबादत का नाम है, सियासत जो है आवाम के दरमियान रहने का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जो सियासत के चेहरे को ख़राब किया गया, वो नौजवानों के अमल से वो आए सियासत में, अच्छे लोग आएंगे सियासत में तो बुरे लोग पीछे चले जाएंगे। जब तक बुरे लोग उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक अच्छे लोग इसका बेड़ा नहीं उठाएंगे। तो हम बाहर बैठ के तनकीद करने से बेहतर है कि अंदर घुस के सफाई करें, फ्रंट फुट पर आएँ सियासत में। चाहे वो किसी भी सियासी जमात से नज़रिया आपका मिलता हो, आपको किसी भी आइडियोलॉजी किसी की पसंद आती है, आप उसके साथ जाएँ, अवामी खिदमत का सोच कर जाएँ और पाकिस्तान की सियासत में अपना नाम बनाएं और इस मुल्क को डेमोक्रेसी की जानिब गामज़न करने में अपना किरदार अदा करें।
जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे इकबाल खान साहब। इनके अपने बयान सुने इनके, तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान चौधरी फैज़ान गुजर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।